हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 3 और 4 सितंबर दोनों दिन के करंट अफेयर कवर करेंगे। आज की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का उद्घाटन किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है, वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो नया प्रतीक लॉन्च किया गया है उसके कई मायने हैं। उसमें बहुत सोच समझ के चीजों को डाला गया है। वो क्या है, उन पर भी बातें करेंगे वीडियो में। 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया है, इस पर भी विचार करेंगे और बात करेंगे इस बार इस वीडियो में। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले बात कर लेते हैं पिछले वीडियो की। पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि आम की एक प्रजाति है जिसको बोलते हैं जलदारू आम। क्या बोलते हैं? जलदारू आम। तो इसके लिए किसको जीआई टैग मिला हुआ है? तो इसके लिए बिहार को जीआई टैग मिला हुआ है। जलदारू आम एक अनोखी प्रजाति है आम की, जो कि काफी जूसी आम होता है और हल्का खट्टेपन के साथ मीठापन ज्यादा होता है इसमें, बट हल्का खट्टापन जरूर होता है। तो ये जो आम है ये एक तरीके से बिहार की शान है और 6 साल पहले ही इसके लिए बिहार को जीआई टैग दिया जा चुका है। साल 2021 ये पहली बार था जब बिहार से इसको एक्सपोर्ट करना शुरू किया गया था। तो अब पूरे दुनिया भर में कई देशों में इस आम की प्रजाति को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। बिहार में मुख्यमंत्री हैं इस टाइम पे नीतीश कुमार। स्टैटिक जीके में कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं तो मेरी इस किताब को अमेजोन से ऑर्डर करके आप अपने घर मंगा सकते हैं। ये किताब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लॉन्च है। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इस किताब को मंगा सकते हैं। इसमें मैंने कंप्लीट स्टैटिक जीके टेबल के फॉर्मेट में आपको कवर करके दी है और साथ में 2100 से ज्यादा स्टैटिक जीके के बेस्ट क्वेश्चंस भी आपको दिए हैं जो कि टीसीएस पैटर्न पर आधारित है। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। सुप्रीम कोर्ट के क्योंकि 75 साल पूरे हो गए हैं, इस अवसर में एक डाक टिकट जारी किया गया है। ये टिकट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्टल टिकट जारी किया है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसको नई दिल्ली से जारी किया गया है, भारत मंडपम से। भारत मंडपम नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित है और ये एक ऐसा परिसर है जिसमें पूरे दुनिया भर के जो कई सारे इवेंट्स होते हैं वो भारत में आयोजित किए जाते हैं। और कई बार आपने सुना होगा कि किसी प्रोजेक्ट के ऊपर या पर्यटन को प्रमोट करने के लिए या फिर एनवायरनमेंट को प्रमोट करने के लिए दुनिया भर से जो डेलीगेशन आता है वो सब भारत मंडपम में ही आता है। तो वहीं से इसको लॉन्च किया गया है। 2024 में विमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो आयोजित होने जा रही है, ये कहाँ पर आयोजित होगी? तो ये पहली चीज तो ये है कि ये इस बार बिहार में आयोजित हो रही है। और बिहार में भी कहाँ? राजगीर में एक नया हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। तो इस बार राजगीर में ही ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। इस बार की विमेन्स एशियन चैंपियनशिप प्रतियोगिता जो है ये 11 नवंबर से शुरू होगी और 20 नवंबर तक खेली जाएगी। बिहार के नीतीश कुमार ने इसके लिए प्रसन्नता प्रकट करी है। उनका कहना है बिहार इस टूर्नामेंट के लिए पूरे तरीके से तैयार है। और बिहार में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? तो ये है राजेंद्र वी अर्लेकर। और बिहार का एक नेशनल पार्क काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। क्या बोलते हैं इसे? वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये कौन से जापानीज एनिमेटर हैं जिनको 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसका अनाउंसमेंट हो चुका है और जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं हायाओ मियाजाकी। क्या नाम है? हायाओ मियाजाकी। जापान से बिलोंग करते हैं और दुनिया के सबसे फेमस एनिमेटर हैं। एनिमेशन में इनका हाथ मतलब कोई पकड़ नहीं सकता है। और 2024 का रेमन मैग्सेसे इनको दिया जाएगा, नवंबर के ही महीने में इनको ये दिया जाएगा पुरस्कार। और इस पुरस्कार से ये मनीला में सम्मानित किया जाएंगे। मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस। और जो रेमन मैग्सेसे है इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। तो एशिया के अंदर एक तरीके से आप बोल सकते हो सबसे बड़ा सम्मान है ये। और जापान टाइम्स ने ये चीज कोट करी है कि ये जो सेरेमनी है ये नवंबर के महीने में हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली, या फिर अक्टूबर लास्ट में हो सकती है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, शायद याद होगा, 2024 का पाटा गोल्ड अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? पाटा गोल्ड अवार्ड ये पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो इस बार नेपाल को सम्मानित किया गया है पाटा गोल्ड अवार्ड से। हाल ही में ये कौन से भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2024 में सिल्वर मेडल जीता है भारत के लिए? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं इनका नाम है हिमांशी टोकस। क्या नाम है? हिमांशी टोकस। और जो एशियन जूडो चैंपियनशिप इस बार आयोजित करी गई है इसमें इन्होंने 63 केजी वेट कैटेगरी में जूडो लड़ा है।
और पूरे दुनिया भर से 161 पार्टिसिपेंट थे, 16 देशों से जो कि आए हुए थे। और इसमें से अगर बात करें 161 में से, तो भारत की तरफ से 12 खिलाड़ी गए थे, और इन 12 में से हिमांशी टोकस भारत के लिए रजत पदक लेकर आई हैं। कितने ऐसे भारतीय टीचर हैं जिनको इस बार 2024 के नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए चुना गया है? और यह सम्मान इनको डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की तरफ से दिया जाएगा। यह पुरस्कार 5 सितंबर को वितरित किए जाएंगे, क्योंकि 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। और इस बार पूरे भारत भर से 50 सरकारी टीचर्स ऐसे चुने गए हैं जिन्होंने टीचिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। पूरे 28 राज्यों से अगर बात करें और 3 यूटीज मिला दें, तो उनसे 50 टीचर्स ये चुने गए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो 2 विभागों से भी कुछ टीचर चुने गए हैं। तो 16 टीचर्स चुने गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट से, और 16 टीचर चुने गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से। तो 16-16 32 तो ये अलग हो गए, और 50 नॉर्मली टीचर्स हो गए। तो ओवरऑल अगर बात करें तो 82 लोगों को सम्मानित किया जाएगा, और ये सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया जाएगा। ये कौन सी टीम है जिसने डूरंड कप 2024 अपने नाम कर लिया है? तो इस बार डूरंड कप 2024 जीत लिया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। किसने? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। एक बात और, ये जो पूरे 82 टीचर हैं, इनकी पूरी फुल प्रूफ लिस्ट की ये कौन कौन से राज्य से हैं और कौन कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं, ये पूरी लिस्ट मैंने पीडीएफ में दे दी है, तो एक बार पीडीएफ आप देख लीजिएगा। हाँ, तो डूरंड कप की हम लोग बात कर रहे थे। डूरंड कप, पहली चीज तो ये है कि ये फुटबॉल में खेला जाने जाने वाली प्रतियोगिता है, और केवल भारत में ही नहीं, पूरे एशिया में फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिताओं में से एक है डूरंड कप। इस बार इसका 133वां संस्करण आयोजित किया गया है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने फाइनल में मोहन बागान को हराकर यह टाइटल अपने नाम कर लिया है। वैसे जो डूरंड कप है, इसकी शुरुआत सन 1888 में करी गई थी, और उस टाइम पर ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने इसकी शुरुआत करी थी। और आज तक सबसे ज्यादा बार ये टाइटल किसने जीता है? तो मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है मोहन बागान। मोहन बागान ने आज तक टोटल 17 बार ये टाइटल जीता हुआ है। जो विनर टीम है, मतलब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, इनको 60 लाख रुपए की धनराशि मिली है। और मोहन बागान जो कि आपके रनर अप रहे हैं, इनको 30 लाख की धनराशि मिली हुई है। विश्व नारियल दिवस कौन से दिन हर साल मनाया जाता है? तो ये दिवस 2 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। परसों के दिन यह मनाया गया। और इसके मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि नारियल का दुनिया में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो सके। और ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं पर्यटन के जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर नारियल की वजह से लोगों को रोजगार भी मिलता है। जैसे कि आप किसी शी शोर में जाते हो, तो वहाँ पर नारियल वगैरह दूर से आकर लोग वही पीते हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे स्वच्छ पेय पदार्थ यही होता है। जैसे कि हमारे कई स्टेट हो गए, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, और इसके अलावा अगर बात करें आइलैंड की, तो अंडमान निकोबार हो गया। इन सब में नारियल बहुत ज़्यादा बिकता है, और ऐसे ही दुनिया भर में भी है। तो इस दिवस को इसीलिए मनाया जाता है कि नारियल को प्रमोट किया जा सके। एंड ऑब्वियस सी बात है, ये शरीर में कई सारे जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको निकालने का भी काम करता है। और जो डक्ट होता है, जो कि जैसे आप पेट बोल सकते हो, पेट के लिए भी काफ़ी बेहतर होता है। इवन इतना ही नहीं, प्लेटलेट्स में भी जब कमी होती है तो भी नारियल पानी बहुत अच्छे से काम करता है। पहली बार इस दिवस को साल 2009 में मनाया गया था। हाल ही में 2024 का इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत लिया है? तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, फरारी टीम से खेलने वाले हैं, ये हैं चार्ल्स लेरेक। कौन है चार्ल्स लेरेक? इन्होंने इस बार ये टाइटल अपने नाम कर लिया है। मैक्स वेर्स्टपन दूसरे नंबर पे आए हैं। इस बार ये फिर से ये टाइटल नहीं जीत पाए हैं। और आपको पता है, जून के महीने में मैक्स वेर्स्टपन इस साल के 7 टाइटल जीत चुके थे, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हो रहा है। पूरा जुलाई निकल गया, पूरा अगस्त निकल गया, अब सितंबर चालू हो गया है। मैक्स वेर्स्टपन या तो सेकंड या तो थर्ड नंबर पे आ रहे हैं। एक आध रेस में फोर्थ नंबर पे भी आए हैं। तो फिलहाल चार्ल्स लेरक जो हैं, इन्होंने 2 खिलाड़ियों की इस साल बराबरी कर ली है। एक तो इन्होंने लैंडो नॉरिस की बराबरी कर ली है, और दूसरा इन्होंने लुइस हैमिल्टन की बराबरी कर ली है। क्योंकि लैंडो नॉरिस ने भी 2 टाइटल इस साल जीते हैं, एक मियामी ग्रैंड प्रिक्स और दूसरा डच ग्रैंड प्रिक्स। और लुइस हैमिल्टन ने भी 2 ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं, एक तो इन्होंने बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है और दूसरा ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। चार्ल्स लेरक जो है, ये इससे पहले एक टाइटल जीत चुके थे। कौन सा टाइटल ये जीत चुके थे? तो ये मोनाको ग्रैंड प्रिक्स इस साल का जीत चुके थे। अब इन्होंने भी 2 टाइटल जीत लिए हैं, दूसरा इटालियन इन्होंने जीत लिया है। बाय द वे, अभी भी मैक्स वेर्स्पन इस साल सबसे आगे चल रहे हैं 7 टाइटल जीत के। शुरुआत में इन्होंने लगातार टाइटल जीत लिए थे।
ये कौन सी कंपनी है जिसने गोवा सरकार के साथ एक पैक्ट साइन किया है और ये गोवा के अंदर मोरमुगांव में वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करेंगे? तो ये कंपनी है बिस्लेरी। बिस्लेरी इंटरनेशनल ने गोवा में प्रमोद सावंत सरकार के साथ पैक्ट साइन किया है। गोवा सरकार ये चाहती है कि बिस्लेरी के द्वारा कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स और प्लांट गोवा के अंदर लगाए जाएं जहां पर गोवा के जो सी शोर्स हैं उनको क्लीन करने का काम हो सके, वहां पर जो वेस्ट वगैरह रहता है उसको मैनेज करने का काम किया जा सके। तो बिस्लेरी इसमें गोवा सरकार का साथ देगी। और गोवा में गवर्नर कौन है इस टाइम पे? तो यहाँ पे गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। फिलिप्स तो आप लोग जानते ही हैं, फिलिप्स के बल्ब बल्ब वगैरह आते हैं, ट्यूबलाइट्स आती हैं, ठीक है। और इनका ट्रिमर भी आता है, काफी फेमस है। तो जो फिलिप्स इंडिया है इसके नए MD कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं भरत शेषा। अब से नए मैनेजिंग डायरेक्टर यही होंगे और इन्होंने जगह ली है डेनियल माजोन की। तो एक बार फिर से आप देख सकते हो पूरे दुनिया में बहुत बड़ी कंपनीज में से जो बड़े पद हैं फिर एक बार किसी भारतीय को मिला है और ये हैं भरत शेषा। क्या आप बता सकते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था स्विगी इंस्टामार्ट ने भी अपना नया CEO अपॉइंट किया है। कौन इसके नए CEO अपॉइंट किए गए हैं? इनका नाम मत भूलिएगा, अमितेश झा। कौन है? अमितेश झा। ये कौन सी जगह है गुजरात में जहां पर भारत सरकार ने एक नई सेमीकंडक्टर यूनिट बनाने के लिए मंजूरी दे दी है? तो ये है गुजरात का सानंद डिस्ट्रिक्ट जहां पर एक नई सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करी जाएगी। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी ये लगाएगी कंपनी जिसका नाम है कायंस। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कायंस। कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो यूनिट होगी ये 3300 करोड़ की लागत से लगाई जाएगी और ये पर डे 60 लाख चिप्स का उत्पादन करेगी। 60 लाख चिप हर दिन इसमें बनकर तैयार होंगी। और कुछ टाइम पहले आपको याद होगा मैंने बताया भी था और जो मैराथन ली थी यूट्यूब पर वहां पर भी आपको बताया था कि जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है इन्होंने आज तक का भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का दावा किया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने फैसला लिया है कि ये 27,000 करोड़ का निवेश करेंगे। कहाँ इसकी बात करें तो करीब 3,000 करोड़ है इसके एवज में। ये बहुत ज्यादा है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है टाटा की जो कैपिटलाइजेशन है वो भी ज्यादा है। तो टाटा भारत के 2 राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं सेमीकंडक्टर की। एक तो आसाम में लगा रहे हैं, आसाम के मोरी गांव में। और दूसरा ये गुजरात में भी लगा रहे हैं, गुजरात के धोलेरा में, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा और वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ भी मौजूद थे। अब समझते हैं ये जो नया चिन्ह लॉन्च किया गया है। पहली चीज तो ये कि इसका जो बैकग्राउंड है इसमें आप देख सकते हो नीले रंग का यूज किया गया है। तो जो नीला रंग है ये ट्रस्ट, विजडम और जस्टिस को दर्शाता है एक तरीके से। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस चिन्ह में ऊपर आप देख सकते हो ये अशोक चक्र भी रखा गया है। तो ये जो अशोक चक्र है ये एक तरीके से जो लॉ का पहिया घूमता रहता है, जो कानून का पहिया घूमता रहता है उसको दर्शाता है। और जो सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है, जो परिसर है, ये इंटीग्रिटी और जुडिशरी अथॉरिटी का अपने आप में प्रतीक है। इस तरीके से इसको सजाया गया है और स्पेशली इंसिग्निया ये दिया गया है नया सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। स्टैटिक जीके और कंप्यूटर का जो मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ ये CGL और CHSL मेंस के लिए बैच है। 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कल से केवल 24 घंटे बचे हुए हैं, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यह बैच लाइव होगा, इसमें स्टैटिक जीके में कंप्लीट और कंप्यूटर आपका कवर करूंगा। और इस बैच का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बैच की खास बात ये होगी कि स्टैटिक जीके की केवल एनोटेशन फाइल ही नहीं, कंप्लीट PDF हिंदी और इंग्लिश में आपको अलग से मिलेगी इसमें, और साथ में कंप्यूटर की भी PDF मिलेगी अलग से। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा वार्निंग दी गई है कि एक साइक्लोन आ सकता है, मतलब एक तूफान आ सकता है गुजरात के कोस्टल एरियाज पे। और गुजरात में कई सारे ऐसे जगह हैं कोस्टल एरिया में जहां पर बारिश भी हो रही है। तो इस साइक्लोन का नाम क्या है? इसका नाम है साइक्लोन असना। क्या नाम है? असना। आशना मत समझिएगा, यहाँ पर असना नाम है इसका। अब ये असना नाम पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है। असना का मतलब ये होता है कि जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, ठीक है, जो कि प्रशंसा का पात्र है। एक खास बात है चक्रवात असना में, ये जो असना नाम का जो साइक्लोन है ये लास्ट टाइम 1976 में देखा गया था।
उसके बाद से अब सीधे इसके आने का अंदेशा है। अगले 24 घंटे में हो सकता है कि ये गुजरात के कई तटों को टच करता हुआ निकल जाए। अगर मैप में बात करें, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है ऐसा कि 1976 के बाद ऐसा साइक्लोन देखा गया है। ऐसा इस वजह से कि देखिए एक तरीके से हमारा देश जो है या फिर पूरे वर्ल्ड में जो भी देश है, ये सब एक तरीके की पेंजिया प्लेट के ऊपर है, ठीक है? और इन सब के नीचे क्या है? नीचे समुद्र है, जिसको पहले हम लोग टेथीस सागर के नाम से जानते थे। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो वहाँ पे जहाँ पे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं। तो है क्या कि ये जो साइक्लोन है, इसकी खास बात ये है कि राजस्थान जिस प्लेट पर स्थित है, तो राजस्थान के जस्ट नीचे से ये उत्पन्न हुआ है। और धीमे-धीमे इस तरीके से ये साउथ वेस्ट की तरफ आ रहा है, अरब सागर की तरह। और यहाँ पे ये गुजरात की तरफ ये उत्पन्न होगा, क्योंकि गुजरात कोस्टल एरिया है और यहाँ से गुजरात को टच करता हुआ ये ऊपर की तरफ कराची की तरफ निकल जाएगा। इस तरीके से घूमता हुआ साइक्लोन, ठीक है? तो लास्ट टाइम ऐसा साइक्लोन जो कि राजस्थान वाली प्लेट के नीचे से उभरा था, ये 1976 में देखा गया था। इस वजह से ये काफ़ी रेयर है। बाकी आईएमडी जिसको बोलते हैं इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग, इसकी स्थापना 1875 में करी गई है। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन है मृत्युंजय महापात्र। कौन है? मृत्युंजय महापात्र। ये कौन है जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं। एक्चुअली इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं वी सतीश कुमार। और अभी तक ये इंडियन ऑयल में डायरेक्टर की पोस्ट पर कार्यरत थे, ठीक है? और अब क्योंकि यहाँ के जो चेयरपर्सन है एस एम वैद्य, इन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया पर्सनल रीजंस की वजह से। तो अब क्योंकि चेयरपर्सन की पोस्ट तो खाली नहीं रह सकती, तो जो वी सतीश कुमार है, इनको अतिरिक्त पदभार दे दिया गया है। अब ये डायरेक्टर के साथ साथ चेयरपर्सन का भी पदभार संभालेंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कौन से वर्ष में करी गई थी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कई बार बता चुका हूं। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में कौन अपॉइंट किए गए हैं? मतलब कहने का कि एक होता है चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जिसको एयर चीफ मार्शल भी बोलते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स में दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट है ये। तो इस पे अब अपॉइंट किए गए हैं एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। और काफ़ी सीनियर है, ऑब्वियस सी बात है, तभी इनको ये पोस्ट भी दी गई है। और ये 1987 में कमीशन हुए थे इंडियन एयरफोर्स की फाइटर विंग में। और इनके अगर एक्सपीरियंस आवर की बात करें, तो 4500 घंटे से ज़्यादा का इनको फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। और अपने करियर में अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किए जा चुके हैं और वायुसेना मेडल से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। तो अब से डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ यही होंगे। बाय द वे, एयर फोर्स डे कब मनाते हैं? ये हम लोग अगले महीने मनाएंगे, 8 अक्टूबर को। अगस्त बीत चुका है, तो आंकड़े आ चुके हैं कि अगस्त के महीने में भारत सरकार ने कितना जीएसटी कलेक्शन किया है पूरे भारत से। तो अगस्त के महीने में 1.75 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, मतलब 1,75,000 करोड़ जीएसटी वसूला गया है। और पिछले साल अगस्त 2023 के कंपैरिजन में देखें, तो 10% की बढ़ोतरी हुई है जीएसटी कलेक्शन में। लास्ट ईयर अगस्त 2023 में जो जीएसटी वसूला गया था, वो करीब 1,60,000 करोड़ था, ठीक है? इस साल 1,75,000 यार। और जुलाई के महीने में कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ था? तो जुलाई में हुआ था 1,82,000 करोड़। जीएसटी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 279A में प्रावधान है। 2024 के जो पेरिस ओलंपिक्स आयोजित किए गए हैं, इसके लिए फ्रांस की सराहना हो रही है कि किस तरीके से काफ़ी चैलेंजेस थे, उस बीच में फ्रांस ने पेरिस ओलंपिक्स को सफलतापूर्वक आयोजित किया है। तो इसके लिए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनको ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड से सम्मानित किया गया है, इमैनुअल मैक्रोन को। और ये सच में इस बार चैलेंज था, क्योंकि पेरिस ओलंपिक्स से जस्ट पहले वहां पर आपने देखा था दंगे हो गए थे। तो अपने आप में सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे थे। इसके अलावा फिर वो जैसे ही ओलंपिक शुरू होने थे, उसके हफ्ता 10 दिन पहले एक और इशू वो हिजाब को लेकर उठ गया था। तो वहां पर भी कई कंट्रोवर्सी हो गई। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में फ्रांस ने ओलंपिक्स को बहुत ही अच्छे से संभाला और पूरे तरीके से संपन्न किया, जिसकी वजह से सम्मानित किए गए हैं। इंडियन एयरफोर्स में जो सेंट्रल एयर कमांड है इंडियन एयरफोर्स की, उसके एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। अब से एयरफोर्स की सेंट्रल एयर कमांड के नए चीफ यही होंगे।
सेंट्रल एयर कमांड का हेडक्वार्टर क्या है? ये है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज। ओके। और आशुतोष दीक्षित जो हैं ये 1986 में कमीशन हुए थे। ओके। और इनको जो एक्सपीरियंस है वो 3300 से ज़्यादा घंटे का एक्सपीरियंस है, फ्लाइंग एक्सपीरियंस। और इनके जीवन में, करियर में इनको वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया, उसके बाद इन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया, और फिर इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। और काफ़ी बड़े बड़े ऑपरेशंस में भी ये हिस्सा ले चुके हैं, जैसे कि ऑपरेशन सफ़ेद सागर हो गया, ऑपरेशन रक्षक हो गया, इन सब में हिस्सा ले चुके हैं आशुतोष दीक्षित। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से $100 मिलियन की धनराशि आवंटित करी गई है। कितने देशों के लिए? मतलब कहने का ये जो धनराशि आवंटित करी गई है, ये इन देशों में गरीबी को मिटाने के लिए और कुपोषण से मुक्त करने के लिए लोगों को वहां पर पहुंचाई जाएगी। तो टोटल 10 देशों के लिए यह धनराशि आवंटित करी गई है। और इन 10 देशों में सबसे ज़्यादा धनराशि यमन को दी गई है, 20 मिलियन की। यमन के अलावा जैसे मलावी हो गया, बुरुंडी हो गया, मोजाम्बिक हो गया, इथोपिया हो गया, ये सारे कंट्रीज हैं। म्यांमार को भी धनराशि मिली है, करीब 12 मिलियन। पूरी लिस्ट मैंने दे दी है पीडीएफ में, वहां से एक बार देख लीजिएगा। इसके पहले इस साल के शुरुआत में यूनाइटेड नेशंस ने $100 मिलियन तब भी अपॉइंट किए थे। और उस टाइम पर कुछ देशों को इसका फायदा मिला था, जैसे कि कॉन्गो हो गया, चाड हो गया, और सूडान हो गया, सीरिया हो गया, इन सभी देशों को उस टाइम पर फायदा मिला था। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 1945 में करी गई थी, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। और इस टाइम पे यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट कौन है? कोई बता सकता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चलिए मैं ही बताता हूँ। एंटोनियो गुतरेस। कौन है एंटोनियो गुतरेस? एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से आप मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच किसी भी एग्जाम के लिए अवेल कर सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सब कुछ मैंने इस बैच में कवर किया हुआ है, तो आप इसकी मदद से अवेल कर सकते हैं। और आज रात 12 बजे से या शाम से ही 50% ऑफ होने वाला है, तो आप इसका फायदा भी उठा सकते हैं, क्योंकि 5 सितंबर की वजह से ये ऑफर आया है। एक दिन का ऑफर है टीचर्स डे के उपलक्ष्य में, तो आप इसका फायदा ले सकते हैं आज शाम से। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप डुओ बैच भी ले सकते हैं, जिसमें कंप्लीट जीएस जीके और कंप्लीट रीजनिंग है। और बाकी मैंने स्टैटिक जीके के बारे में तो आपको बता ही दिया है। ये बैच कल से चालू हो रहा है, दोपहर में 2 बजे एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में इसकी क्लास हुआ करेंगी। स्टैटिक जीके प्लस कंप्यूटर, ये भी हर एक एग्जाम के लिए है। ऐसा ना सोचें कि केवल सीजीएल या सीएचएसएल के मेंस के लिए है। वो तो इस टाइम पर ज़रूरत थी उनके लिए, तो इस वजह से मैंने स्पेशली लॉन्च किया है, बट काम तो ये हर एक एग्जाम में ही आने वाले हैं। अब मेरा आज का सवाल आपसे है, आप में से कितने लोग बता सकते हैं महाभाष्य नाम की जो किताब है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसके लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जल्दी से। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।